हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्थानीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम पर चिन्हित कीजिए। सबसे पहले आ जाएगा पास पीट, उसके बाद आएगा पौधे, फिर मृदा और कार्बन पदार्थ, उसके बाद जीवांश, फिर एक ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस स्थलीय वातावरण में दिए गए कार्बन के भंडार के प्रति इकाई न्यूटन द्रव्यमान कार्बन की मात्रा का बढ़ते क्रम के सही अनुक्रम है पीट, पौधे, मृदा के कार्बन पदार्थ, उसके बाद है जीवांश। अगला प्रश्न, प्रकाश विविधता प्रणाली में पीबी सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाएं। सबसे पहले सौर सेल हो जाएगा, उसके बाद आएगा मॉड्यूल, उस फिर एरे, उसके बाद एरे क्षेत्र। इस आधार पर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो प्रकाश विविधता प्रणाली में एक प्रकाश विविधता सेल ही सौर सेल हैं। कई सौर सेल एरे मॉड्यूल हैं और मॉड्यूलों का संगठन एरे हैं। सिंग वेल्डिंग सिंड्रोम एबीएस निम्नलिखित में से कौन सी स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति। 20 का करेक्ट आंसर 2020 में 2023 में आ चुका है। फिर अगला प्रश्न है, हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वनारोपण के अंतर्गत लाया जाता। तो इसमें 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वनारोपण के अंतर्गत लाया गया जाता है। जो हरित भारत मिशन है वह जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश की प्राकृतिक संसाधन के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता के नुकसान पहुंचाए संबंधित लोगों को जीवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। जीआईएम वनिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है। यह जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता एवं वनों पर निर्भर लोगों को जीविका के सुरक्षा संबंधी कार्य को मान्यता देता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत पर्यावरण अनुकूलन भवन ग्रीन बिल्डिंग है, इसको क्या क्या है इसको बताना है। न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, सही है। उसके बाद है विशिष्ट सृजित करता है, गलत है। बहुत अत्यधिक जल खपत करता है, यह भी गलत है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करता है, यह सही है। स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया करता है, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग की निम्नलिखित फायदे हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। यह न्यूनतम ऊर्जा उपभोग के लिए सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। स्वस्थ जीवन के लिए, इस तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं। यहाँ रहने वाले लोग को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधन का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है, मेथमोग्लोबिनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने में मेथमोग्लोबिनिया होता है। तो इसमें कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों सही है और कथन ए इसका व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, ओलिगोट्रॉफी होती है पोषक के अभाव, भी इसका सही आंसर होगा। दुनिया के झीलों में आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है। फिर भी पोषक की स्थिति, प्राथमिकता, उत्पादक के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अल्प पोषित, कम पोषक वाले झील, अति पोषित, भरपूर पोषक वाले झील, उसके बाद है मध्य पोषित।
बीच की पोषक वाले झील। अल्पपोषित झील ओलिगोट्रॉफिक झील गहरी होती हैं, पोषक स्तर न्यूनतम होता है, उनका पृष्ठ आयतन अनुपात कम होता है तथा इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रेट, फास्फोरस और कार्बन पदार्थ बहुत कम होते हैं। इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है। यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों की संख्या कम, हालांकि इसकी जाति विविधता ज़्यादा होती है। प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटन ऑक्सीजन का अंश है, तो यह है घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटन ऑक्सीजन की मात्रा या अंश घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान में वृद्धि से जल में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जल में बीओडी की मांग बढ़ जाती है। बीओडी जो जल की ऑक्सीजन मांग की मात्रा को प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्र में वृक्षों की कटाई किए जाने वाले दीर्घकालिक प्रभाव हैं, तो यह है उन क्षेत्रों में भू संरक्षण की दर में वृद्धि। फिर अगला प्रश्न है, ताजमहल में मुख्य निम्नलिखित में किससे के प्राकृतिक प्रभाव आशंका है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ताजमहल संगमरमर का रंग पीला पड़ता जा रहा है। मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के जलीय जीवों और आम जन जीवन पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। अब हम यहाँ पर्यावरण मुद्दे, वायु प्रदूषण से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, कौन से कथन सही हैं उसको बताना है। कथन पहला है, शहरी पर्यावरण में सल्फेट एरोसोल प्राथमिक प्रदूषण होते हैं। कथन बी है, सल्फेट एरोसोल का जलवायु का शीलन प्रभाव होता है। तो यहाँ हमारा पहला आंसर है वह गलत है, पर दूसरा कथन है वह अपने देश में समाज में ऊर्जा दक्षता बढ़ावा देने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रण करने का एक तरीका है। ऊर्जा दक्षता में सुधार किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरणीय दृष्टि में बहुत अत्यधिक लाभ होता है। तो यहाँ कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन हैं वह सही हैं। फिर अगला है, सतत जैव प्रदूषकों के उदाहरण हैं। ए हैं डायोकिन्स, सही है। बी है PAN, यह गलत है। अगला है सी है BOC, यह भी गलत है। फिर है टॉलरेंस, यह सही है। CV, यह भी सही है। इस आधार पर A, D और C सही हो जाएगा, जो कि A ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत चाहिए। तो मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं लैंडफिल, यह गलत है। पर्वतीय नदियाँ, सही। धान की खेत, सही। जलमय भूमि, सही। इस आधार पर हमारा B, B, C और D आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन D में बताया गया है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस नाशक जीवांश में न्यूनतम जैव संचयन की संभावना होगी? यह कार्बालिल में होगी। कार्बालिल कीटनाशक में जैव संचयन की संभावना दिए गए जैव संचयन जीवों की कीटनाशक व अन्य रसायनों की क्रमिक संचयन है। किसी कीटनाशक या रसायन का संचयन तब अधिक बढ़ जाता है जब उसके संचयन की दर उसके उत्सर्जन व अपचन से अधिक हो जाता है। यह कीटनाशक रासायनिक मुद्रा में अवशोषित होकर मृदा को प्रदूषित तथा मनुष्यों व जीवों पर घातक परिणाम डालते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभिकथन है DDT जैसे कीटनाशक विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला विच्छेदक होते हैं। कारण है कीटनाशक अत्यधिक शाश्वत और जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ हमारा ए है अभिकथन है वह सही है।
परंतु अर्थ है वह कारण है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण कक्ष दुर्धशाक रूप डायोडोराइड्स से पैदा होता है, तो यह वाष्पीकरण कार्बन यौगिक, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियां किससे सहायक होते हैं, तो यह वायु प्रदूषण के संचरण से सहायक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कथन पहला है जल में अत्यधिक उन्मिलित प्रदूषक अंत स्रवी विघटनकारी रसायन होते हैं। कथन दूसरा है ज्वालामंदक योजक समस्त विश्व में वातावरण में पाए जाते हैं, यह DECS माने जाते हैं। तो यहाँ कथन ए है और बी है, यह दोनों कथन है वह सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM25 की वार्षिक माध्य सकेंद्रिक अधिकतम अनुमान्य है, तो यह 40 है। ओजोन अवयवी पदार्थ ODS के प्रकार हेलॉन्स निम्नलिखित में से किस अनिवार्य व्यापक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अग्निशामक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण वर्षा क्यों जल अम्लीय बनाते हैं, तो यह नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, यह गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड, यह सही है। ए बी और सी सही, ए बी और ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के प्राथमिक एरोसोल हैं, ए है समुद्री लवण, यह सही है। बी है ब्लैक कार्बन, यह भी सही है। सी है सल्फरेट, यह गलत है। डी है नाइट्रेट, यह भी गलत है। ई है खनिज के कण, यह सही है। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्बन यौगिक केवल मानव जनित स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, तो यह स्थायी वाष्पशील कार्बन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें उच्च जल वाष्प दबाव और कम जल घुलनशीलता होती है। कई स्थायी कार्बन यौगिक VOCs मानव निर्मित रसायन हैं जिससे उपयोग पेंट, कारपेंटरी और रेचक का निर्माण किया जाता है। वे आमतौर पर औद्योगिक सल्फेट होते हैं। दिए गए विकल्प में टाइफून और अस्थायी कार्बन यौगिक हैं, यह केवल मानव जनित स्रोत से उत्सर्जित करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।